सूबे के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का नतीजा 0। डेली नए प्लान, सब रहे नाकाम। प्लान बी ने भी तोड़ा दम। 23 दिसंबर को बोरवेल में गिरी थी चेतना। 10वें दिन सूबे का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया, लेकिन 3 साल की मासूम को सही सलामत निकालने की कोशिश नाकाम रही। ये जो बोरवेल था जहाँ बच्ची फंसी हुई थी, उसी जगह से वो बोरवेल टिल्ट था थोड़ा। इसकी वजह से जैसे बच्ची सीधा ही कहीं जाते जाते एकदम बोरवेल टिल्ट हुआ और वही वो फंस गई। उसके साथ में जो मिट्टी आई, इसमें और कोई भी नहीं, सिर्फ मिट्टी के कंकड़, गीली मिट्टी के साथ, और उसके जो कपड़े थे वही फंसे हुए थे। अंगुली से धीरे धीरे हमने मिट्टी को चारों तरफ से हटाते गए और धीरे धीरे हमने अपनी गोद में अपनी बहन को, अपनी बिटिया को लेके आए। 3 साल की हंसती खेलती चेतना डेड बॉडी की शक्ल में बोरवेल से बाहर आई। एनडीआरएफ के जवान महावीर जाट सफेद कपड़े में लपेटकर चेतना को बाहर लेकर आए। इसके तुरंत बाद चेतना को एम्बुलेंस से कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने चेतना को मृत घोषित कर दिया। चेतना को निकालने की 5 से ज्यादा कोशिशें नाकाम साबित हुई। 23 दिसंबर की दोपहर 2 बजे 3 साल की मासूम चेतना अपनी बड़ी बहन के साथ खेलने के लिए निकली थी। पास में ही उसके पिता बोरवेल से पाइप निकलवा रहे थे। चाय पीना कितना महंगा पड़ सकता है, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो चाय पीने के लिए अपने घर पहुंचे, पीछे से चेतना बोरवेल में गिर गई। 23 दिसंबर दोपहर 1:50 पर कोटपुतली के किरतपुरा क्षेत्र में बड़ियाली ढाणी में चेतना बोरवेल में गिरी। दोपहर 2 बजे परिजनों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। शाम 5:15 बजे एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। शाम 6 बजे एनडीआरएफ की टीम पहुंची। रात 8:45 पर देसी जुगाड़ एक्सपर्ट्स जगराम एंड टीम पहुंची। डेली नए प्लान आए, लेकिन सब नाकाम रहे। 24 दिसंबर शाम तक 4 देसी जुगाड़ फेल हो जाने के बाद आधुनिक मशीनों से खुदाई शुरू की गई। इसके बाद खबर मिली कि मासूम 120 फीट की गहराई पर अटकी है। इसी बीच 24 दिसंबर की सुबह के बाद से बच्ची की कोई हरकत नजर नहीं आई, लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। सभी चेतना के लिए चमत्कार की आस लिए सैकड़ों लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के आसपास रत जगह करते रहे। वैसे ऑपरेशन की नाकामी की बड़ी वजह अत्याधुनिक संसाधनों की कमी भी कही जा सकती है। सोचा था कि मिट्टी मिल सकता है, लेकिन मिट्टी नहीं था, और पत्थर में भी जो हार्ड वाला पत्थर था, तो चिपिंग एमआर काफी भारी होने की वजह से जब हम उस पर रखते थे तो वो उछल के दाएं बाएं चला जाता था। फिर हमने अपने प्लान चेंज किया, धीरे धीरे हमने बड्डी वाइज सिस्टम बनाया। एक बड्डी सपोर्ट करता था, दूसरा बड्डी उसको तोड़ता था पत्थर को। रेस्क्यू ऑपरेशन के फेल होने की 5 बड़ी वजह गिनाई जा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आरोप प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं। प्रशासन ने फैसले लेने में देरी की। नाकामी के लिए स्थानीय लोग प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते नजर आए। अब तक मिली नाकामी के लिए लोग स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने निर्णय लेने में देरी की। बच्ची जब सोमवार को बोरवेल में गिरी थी, उसको देसी जुगाड़ जितने भी लगाए गए, उससे 20 फुट हुक के जरिए बाहर भी निकाल लिया गया, लेकिन बच्ची वहीं फंसकर रह गई। जमीन के अंदर मौजूद पत्थर की परत, देसी जुगाड़ पर अत्यधिक निर्भरता, संसाधनों की कमी, घटना स्थल पर पहुंचने में भी दिक्कत, सर्दी बरसात और खराब मौसम के चलते बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। स्टार्टिंग में जो ए प्लान था उसके तहत उसको लॉक करना संभव नहीं हुआ। बी प्लान था, उसमें बहुत सारी जो है दिक्कतें आई। बीच में बाइलिंग मशीन जो है पत्थर काटने में काफी टाइम लग गया। उसके अलावा केसिंग डालने में टाइम लग गया। बारिश आ गई, मौसम खराब हो गया। उसके अलावा जो है 161 तक ही जो है केसिंग जा पाई, आगे केसिंग पहुंचना संभव नहीं था। तो बाद में जो है बिना केसिंग के जो है सेफ्टी के साथ जो टनल बनाई गई, पहले 8 फीट की टनल बनानी थी, लेकिन 12 फीट की टनल बनानी पड़ी। उसका कारण ये था कि एक्चुअल में बोरवेल टिल्ट थी और दूसरी साइड में हो गई थी। उसके लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम लगा, पूरी रॉक काटनी पड़ी, चट्टान काटनी पड़ी, लगातार जो है उसके लिए 3 दिन तक कटिंग चलती रही, और उसके बाद आखिरकार जो हमने बच्चे को निकालने में सफलता। बोरवेल में गिरकर जान गंवाने वालों में चेतना पहली और आखिरी नहीं है। ऐसे हादसों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। खेत खलिहान और आंगन में खुले पड़े बोरवेल में गिरने से देश में हर साल औसतन 50-60 लोगों की मौत हो जाती है। हालात इसलिए भी गंभीर है क्योंकि बच्चों को बाहर निकालने के लिए अभी तक कोई स्पेशलाइज्ड या रोबोटिक सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। इसलिए इस तरह के मामलों को लेकर अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटपुतली से हीरालाल सैन की रिपोर्ट।
जयपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने मंत्रिमंडल और संगठन में बदलाव को स्वाभाविक प्रक्रिया बताया, जिस पर कांग्रेस हमलावर हो गई। इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त आपसी खींचतान और गुटबाजी चरम पर है, जो बताती है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी बयान दे रहे हैं, वो इसका एक उदाहरण मात्र है। सूबे की सरकार पर कांग्रेस का हमला नया नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर के बाद इस हमले को अलग नजरिए से देखा जा रहा है, तो इसके बड़े गहरे मायने हैं। 31 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में फेरबदल को लेकर पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने जो संकेत दिए थे, उसे एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रक्रिया है, पुराने पेड़ सूखे पेड़ गिरेंगे, नए पत्ते उभरेंगे, जवान टीम बनेगी, नए कार्यकर्ता पदों पर होंगे, अनुभवी कार्यकर्ता दायित्वों पर होंगे, नए और पुराने का सम्मिलन होगा, मिलकर के एक मजबूत संगठन बनेगा। जयपुर एयरपोर्ट पर राजस्थान बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने जो कहा, उसके मायने बिल्कुल साफ हैं। प्रदेश बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जनवरी के पहले सप्ताह तक मंडल और जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे। कार्यकर्ताओं की ताकत पर नीचे तक जाके बूथों का गठन भी कर लिया, और अब हम और प्रथम सप्ताह में और मंडलों के चुनाव करवा देंगे। मंडल अध्यक्ष के चुनाव मौके पर मंडल पर ही होंगे। 3 दिन पहले ही नई दिल्ली में संगठन पर्व को लेकर बैठक हो चुकी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नारायण लाल पंचारिया शामिल हुए। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मंडल और जिला अध्यक्ष के चुनाव में नियमों का पूरा ध्यान रखा जाए। बहरहाल सूखे पेड़ गिरने के बयान पर कांग्रेस हमलावर हुई तो राधा मोहन दास को सफाई देनी पड़ गई। कहना पड़ा कि मीडिया ने उनके प्राकृतिक नियम का राजनीतिक विश्लेषण किया। ये प्रकृति का नियम है और आप इस प्रकृति के नियम को बड़ा मानते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। मैं क्या आज से 50 साल पहले वही राधा मोहन था जो आज हूँ? तो उस प्राकृतिक नियम का आपने राजनीतिक विश्लेषण किया, तो ये आपकी समस्या है, मेरी तो है नहीं। मैंने तो एक नियम बताया कि ये संगठन एक सतत चलने वाली थी। क्या मदन राठौड़ जी के पहले कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं था? मैं इनके सामने कह रहा हूँ कि आज से 5 साल बाद इनके सामने कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष नहीं होगा? होगा। ये हमारे संगठन की स्थापित प्रक्रिया है। 5 साल 6 साल बाद हम अपने नए लोगों को काम करने का अवसर देते हैं। इसमें कौन सी खबर है, मुझे नहीं मालूम। राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान को भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी 31 दिसंबर को कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल की एक सीमा होती है और सभी विधायक मंत्री नहीं बन सकते। नहीं, ऐसा नहीं है कि अनुभवी लोग मंत्रिमंडल में नहीं है। सारे अनुभवी लोग ही मंत्रिमंडल में हैं। मंत्रिमंडल की एक सीमा होती है ना, हम सारे विधायकों को तो मंत्री बना नहीं सकते। और भाजपा तो ऐसे कार्यकर्ताओं से भरी हुई है ना, सब अनुभवी हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल भले ही ना कहें, लेकिन प्रदेश की सियासत की समझ रखने वाले मानते हैं कि कई मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाकर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन जी अग्रवाल ने कहा है कि पेड़ पे पुराने पत्ते हटेंगे, नए पत्ते आएंगे, हम युवाओं को मौका देंगे। ये अच्छी बात है कि क्या नाम से किसी भी संगठन के अंदर युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर राजस्थान के अंदर ये मौका कब मिलेगा? अगर मंत्रिमंडल फेरबदल होता है तो इन विधायकों को मौका मिल सकता है। इन विधायकों की दावेदारी मजबूत है। जसवंत यादव, अरुण चौधरी, कालीचरण सर्राफ, बाबू सिंह राठौर, पब्बाराम बिश्नोई, गुरवीर सिंह बराड़, श्री चंद कृपलानी, पुष्पेंद्र सिंह बाली, अर्जुन लाल जीनगर, जोगेश्वर गर्ग, अजय सिंह किलक, राजेंद्र भांबू, राजेंद्र गुर्जर, अनीता भदेल को मौका मिल सकता है। नियम के अनुसार कुल विधानसभा सदस्यों के अधिकतम 15% सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है। इस हिसाब से राजस्थान में 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में 6 और नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। सरकार ने गहलोत राज में गठित 9 जिले और 3 संभाग को खत्म कर दिया है, जिस पर अब कांग्रेस सड़क से सदन तक आंदोलन की बात कह रही है। वहीं बीजेपी विधायक ने महुआ को जिला बनाने की मांग कर दी है और कहा कि जब तक महुआ जिला नहीं बन जाता तब तक वो साफा नहीं पहनेंगे। जिलों के कैंसिलेशन पर बढ़ा बवाल, टाइमिंग पर कांग्रेस का सवाल, दिग्गजों ने भरी हुंकार, झुकाकर रहेंगे सरकार।
नए साल के आगाज के साथ ही जिलों के कैंसिलेशन पर बवाल और बढ़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का ऐलान कर रही है और सरकार को झुकने पर मजबूर करने का दम भर रही है। साथ ही जिलों के कैंसिलेशन की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर रही है। 9 जिले जो निरस्त किए हैं, 3 संभाग किए हैं, कितने लोगों को तकलीफ होगी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि जब लोग आते हैं दूर दूर से परिवेदना लेकर के, शिकायत लेकर के, शिकायतें कई तरह की होती है, वो कैसे बार बार आएंगे जाएंगे, कितनी तकलीफ होगी। तो ये खर्चे का अनुमान लगा रहे हैं, मैकेनिकल लगा रहे हैं, मैकेनिकल। एक्चुअल में ये वेलफेयर गवर्नमेंट्स होती है, डेमोक्रेसी के अंदर सरकार होती है और जन कल्याण के कारण होती है। सरकार की तरफ से जिलों के खत्म करने के कई कारण गिनाए जा रहे हैं, जिस पर अशोक गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि नए जिले को लेकर खर्चों की बात करना अजीब तर्क दिया जा रहा है। पहले मेट्रो के समय भी कहा गया था ये घाटे का सौदा है। ये मेट्रो चली थी, सरकार बदल गई हमारी, तो कहा गया कि इसमें बर्बाद कर दे पैसा। जरूरत नहीं थी जयपुर को मेट्रो की और घाटे का सौदा है। तभी मैंने कहा था दुनिया भर के अंदर जो मेट्रो चलती है वो घाटे का सौदा ही होती है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक सर्विस चाहिए, जो सरकारों की ड्यूटी होती है वो उनको पूरा करे देवे। उधर जिलों के कैंसिलेशन पर मचे बवाल के बीच सत्ताधारी दल के विधायक ने अपनी सरकार के सामने महुआ को जिला बनाने की मांग रखी और कहा कि जब तक महुआ जिला नहीं बनेगा तब तक वो साफा नहीं पहनेंगे। कि महुआ तहसील जिला नहीं बन जाए तब तक मैं केवल माला पहनूंगा, पैसा नहीं पहनूंगा। फिलहाल जहां एक ओर कांग्रेस जिलों को रद्द करने के फैसले के खिलाफ बड़े आंदोलन की बात कह रही है, तो वहीं जिन जिलों को खत्म किया गया है वहां धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, तो कई जिलों में मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अब ऐसे में आने वाले दिनों में जिलों पर बवाल और बढ़ने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। साल 2025 स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बेहद खास होने जा रहा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच अस्पतालों में इस साल कई लंबित प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। कार्डियक टावर से लेकर आईपीडी टावर के शुरू होने से मरीजों को बेहतर हेल्थ फैसिलिटी मिल सकेगी। एसएमएस हॉस्पिटल के लिए खास रहेगा 2025। इस साल कई पेंडिंग प्रोजेक्ट्स होंगे पूरे। आईपीडी टावर, कार्डियक टावर होगा शुरू। महिला और गडगौरी अस्पताल में भी सुविधाओं में होगा विस्तार। साल 2025 कई मायनों में अहम है। इस साल एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। इस साल के शुरुआती महीनों में ही एसएमएस अस्पताल में कार्डियक टावर की सौगात मिलने वाली है। दिल के मरीजों को एक ही छत के नीचे हाईटेक इक्विपमेंट के साथ इलाज मिल पाएगा। 250 बेड्स का कार्डियक टावर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब उपकरणों की खरीद शुरू होने जा रही है। इस टावर के शुरू होने पर दिल के मरीजों को एसएमएस अस्पताल में इधर उधर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं राजधानी में 2 महिला अस्पताल के अलावा गडगौरी अस्पताल में भी नए प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे खास आयुष्मान आईपीडी टावर का भी इस साल के अंत तक काम पूरा होने की पूरी संभावना है। देखिए, लंबे नए साल में हमारे पास 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं इस समय। एक कार्डियक टावर है, आयुष्मान है, आईपीडी टावर है एसएमएस में जो बन रहा है। इसके अलावा 2 महिला और जनाना में एक टावर बन रहे हैं और एक गणगौरी हॉस्पिटल में टावर बन रहा है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर इसी साल में पूरे हो जाएं। तो इस साल में पूरे होने से नंबर ऑफ बेड्स में इम्प्रूवमेंट होगा, और चूंकि नई बिल्डिंग्स हैं तो नई फैसिलिटीज आएंगी, तो पेशेंट्स को बहुत राहत मिलने वाली है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच अस्पतालों में करीब 2500 एक्स्ट्रा बेड उपलब्ध होंगे। वहीं अत्याधुनिक जांच मशीनें भी उपलब्ध हो पाएंगी।
इन अस्पतालों में अतिरिक्त सुविधा मिलने से मरीजों को बेहतर इलाज मिल पाएगा। बता दें कि एसएमएस के अटैच अस्पतालों में मरीजों का लगातार भार बढ़ता जा रहा है। अगर इन 5 प्रोजेक्ट्स का काम शुरू हो जाता है तो मरीजों को अच्छा इलाज मिल पाएगा। कार्डियक टावर ऑलमोस्ट 250 बेड का प्रोजेक्ट है। आईपीडी में 1100 बेड्स हैं और दोनों टावर्स में मिला के महिला के 500 पेशेंट्स के ऑलमोस्ट 500। तो इससे पूरे जो शहर की जो पॉपुलेशन है उसको भी बहुत राहत मिलने वाली है। जनसंख्या में लगातार हो रहे इजाफे के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की लगातार दरकार बनी हुई है। एसएमएस अस्पताल पर मरीजों का भार लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इन प्रोजेक्ट्स के शुरू होने पर मरीजों की परेशानियां कम होंगी। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर किया तंज। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अग्रवाल ने शायराना अंदाज में ये तंज किया। तो इधर उधर की बात ना कर, तू बता कि कारवां कहां लुटा। गहलोत को ये विचार करना चाहिए कि उनकी सरकार असफल क्यों हुई। और 23 में उनको बता चुके कितनी मेहनत, कितनी निष्ठा, सरकार चलाई थी। ये विचार करना चाहिए उनकी सरकार जनता की निगाहों में असफल क्यों हुई। तो इधर उधर की न बात कर, बता की राजस्थान की बात करो और बताओ कि तुम क्यों हारे। और उस हार से तुमने सबक क्या लिया। मणिपुर बहुत दूर है उनके। थोड़ा सा नीचे करो। आपने पहले बड़ा बॉल दिया, पुराने दरख्त गिरते हैं तो नए खिलते हैं। नियम है, उन्होंने बड़ा मानते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है। मैं क्या आज से 50 साल पहले वही राधा मोहन था जो आज हूँ। तो उस प्राकृतिक नियम का आपने राजनीतिक विश्लेषण किया तो ये आपकी समस्या है, मेरी तो है नहीं। मैंने तो एक नियम बताया कि ये संगठन एक सतत चलने वाली। क्या मदन राठौर जी के पहले कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं था? मैं इनके सामने कह रहा हूँ कि आज से 5 साल बाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।